तो विभिन्नता भरे देश में ख़ास तौर पे एक विशिष्ट संस्कृति, विशिष्ट परंपरा है आदिवासियों की, और उन्हीं का हम बात करने वाले हैं। फिलहाल आप जानते होंगे विभिन्न राज्यों में आदिवासियों की अपनी विशिष्ट परंपरा है, संस्कृति है, अपना एक विशिष्ट नृत्य है, और नृत्य कहीं न कहीं आदिवासियों के परंपरागत जीवन जीने का हिस्सा है। वो या तो शिकार करने के बाद खुशी में नाचते हैं, या फिर खेती करने के बाद खुशी में नाचते हैं। यानी उनके उनके नृत्य केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं है, उनके जीवन जीने का एक हिस्सा है। यही कारण है कि उनके परंपरा, संस्कृति और उनके भाषा, बोली, संस्कृति को बचाने के लिए कई कानून दिए गए हैं, चाहे वो सीएनटी हो, एसपीटी हो, या फिर पेशा कानून हो, या फिर 5वीं अनुसूची हो, 6ठी अनुसूची हो। इस तरीके से ऐसे कई कानून दिए गए हैं आदिवासियों को, लेकिन किस तरीके से कानूनों को अभी भी धरातल पर लागू नहीं है। केवल लिखित किताबों में ही लिखा हुआ है, लेकिन धरातल पर कानून दिखता नहीं है। राजस्थान के विधानसभा में तो 5वीं अनुसूची, पेशा कानून, समता जजमेंट के मांगों को जोरदार तरीके से भारत आदिवासी पार्टी के विधायक, सांसद उठा रहे हैं। लेकिन क्या झारखंड में आदिवासी आरक्षित सीट से जीतने वाले विधायक, सांसद समता जजमेंट, पेशा कानून, 5वीं अनुसूची जैसे मांगों को धरातल पर लागू करने के लिए क्या सदन में, विधानसभा में आवाज उठाएंगे, या फिर चुपचाप बैठे रहेंगे? झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चौथे बार मुख्यमंत्री बने, तो क्या अब वह सरकार रही जाने वाली आदिवासियों के नीति, नियम, कानून को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लागू करवा पाएंगे? क्योंकि झारखंड में कई बार समता जजमेंट, 5वीं अनुसूची, पेशा कानून जैसे मुद्दे हो, या सीएनटी जैसे मुद्दे हो, कई मुद्दे को सख्ती से लागू करने के लिए आवाज उठते रहे हैं, आंदोलन होता आ रहा है। क्या कुछ राजस्थान के विधायक, सांसदों ने अपनी मांग उठाई थी? चलिए देखते हैं। आदिवासियों के हितों के लिए 5वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है, उसको आज तक धरातल पे लागू नहीं किया गया है। तो हमारी पार्टी की तरफ से डायरेक्शन है कि हमें, जिस तरह से आज 75वां सालगिरह मना रहे हैं, लेकिन आज भी धरातल पे 5वीं अनुसूची के अधिकारों को लागू नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आदिवासियों को कई बार विस्थापित होने पे मजबूर होना पड़ता है, उनका जीवन यापन करने में परेशानी आती है, और बार बार जो विस्थापन का शिकार होते हैं। पैसा एक्ट लागू किया गया है, लेकिन पैसा एक्ट को धरातल पे लागू नहीं किया गया आज तक। और पैसा कानून के जितने भी नियम बने हैं, सारे नियम जमीन पर लागू करने के लिए हम लोग को कुछ करना चाहिए। अभी हमारे सीनियर एमएलए साहब ने बताया कि पंचायत खुद ही, मतलब गांव जो है, ग्राम सभा उसका मालिक है, पूरे गांव के जितने भी सोर्सेस है, संसाधन है। सरपंच, सचिव एक ट्रॉली रेत तक नहीं उठा सकता है अपने पंचायत से, और ग्राम पंचायत में जितने भी खदानें होती है, उन खदानों का एक भी रुपया ग्राम सभा को या ग्राम पंचायत को रेवेन्यू के रूप में नहीं दिया जा रहा, जबकि पैसा कानून के तहत ग्राम सभा को दिया जाना चाहिए, ग्राम पंचायत को राजस्व दिया जाना चाहिए। आज संविधान के अंदर 5वीं अनुसूची है, इस 5वीं अनुसूची का जिक्र सदन के अंदर होना चाहिए। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुच्छेद 244(1) क और 13(3) क के तहत न लोकसभा, न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, ये उसके अंदर लिखा गया है। लेकिन किस तरीके से दरकिनार किया गया है? झारखंड में आंदोलन होता है, मिजोरम, नागालैंड में जाएंगे तो वहाँ पर 6ठी अनुसूची लागू है। वहाँ पे ILP, इनर लाइन परमिट है, जो वहाँ पर जब उन क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्रों में आप प्रवेश करते हैं तो आपको एक परमिट लेने की आवश्यकता होती है। लेकिन झारखंड में अनुसूचित क्षेत्रों के जो कानून है, किस तरीके से इस कानून का दरकिनार किया गया, किस तरह से मजाक बना कर दिया, किस तरीके से दरकिनार किया गया, साफ देख सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा कि अनुसूचित क्षेत्र है, क्योंकि नहीं इस पर सदन में कभी कोई बहस हुआ है, न ही कोई सदन में आवाज़ उठाया है। इस बार उम्मीद है कि कहीं ना कहीं अब वह सरकार जो बनी है, 5वीं अनुसूची, खासतौर पर पेशा कानून में भी साथ पेशा कानून लागू करेगी सरकार। फिलहाल हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, लेकिन हाईकोर्ट ने फटकार लगाने के बाद भी कहीं ना कहीं स्वशासन व्यवस्था को बचाने के लिए और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए पेशा कानून जैसे कानूनों को बनाया गया है। लेकिन क्या कुछ लागू कर पाया है गवर्नमेंट, अभी आप देख ही पा रहे होंगे, अभी केवल घोषणा पत्र में ही है। आशा उम्मीद है कि इस बार लागू करेगी। जोहार सभी को, इस विशेष चर्चा करने वाले हैं अबुआ सरकार को आशा भरी उम्मीदों से झारखंड के लोग देख रहे हैं, झारखंडी लोग देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर काम करने की आवश्यकता है। तो फिलहाल हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। आपने देखा होगा बड़े बड़े अखबारों में अबुआ सरकार का स्लोगन लिखा हुआ था, लेकिन अबुआ जो शब्द है आदिवासी शब्द है, और वही अबुआ जो शब्द है कहीं ना कहीं भगवान बिरसा मुंडा का शब्द था, जो अभी कहीं ना कहीं केवल राजनीतिकरण का एक हिडन वर्क देखने को मिल रहा है।
तो विशेष चर्चा करने वाले हैं। आखिर अबुआ शब्द का हम लोग बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आदिवासियों के अधिकारों पर भी बात होनी चाहिए, आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन की भी बात होना चाहिए, आदिवासियों का अधिकारों की बात होनी चाहिए, आदिवासियों के संविधान में दिए गए प्रदत्त अधिकारों का संरक्षण की बात होना चाहिए। तभी अबुआ जो शब्द है कहीं ना कहीं पूरा सही और डिफाइन परिभाषित होगा। हम लोग बात करने वाले हैं अबुआ दिसुम अबुआ राज की। कहीं ना कहीं 19वीं सदी में दिए गए भगवान बिरसा मुंडा ने जो नारा दिया था, कहीं ना कहीं ये नारा एक उलगुलान का प्रतीक था, आदिवासियों के हक अधिकार का प्रतीक था। यही कारण है कि आदिवासी सरकार कही जाती है हेमंत सोरेन की सरकार को, फिलहाल अभी इंडिया गठबंधन की सरकार कही जा रही है, क्योंकि मिला करके चाहे वो कांग्रेस हो, जेएमएम हो या फिर जेडी जैसे पार्टियों ने मिल करके इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई है झारखंड में फिलहाल। लेकिन सब आखिर 26% आदिवासियों की आबादी और कहीं ना कहीं लगातार घट रही है। इस पर संरक्षण के लिए क्या कुछ अबुआ सरकार नीति नियम बनाती है, देखना यह जरूरी है, क्योंकि लगातार इस राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है। आदिवासियों के लगातार जनसंख्या घटने के पीछे क्या कुछ कारण है और हम लोग विशेष कुछ संक्षेप में समझेंगे। 1931 के जनगणना में आदिवासियों की जनसंख्या 40% थी, यानी 40% थी, और सदानों की परसेंटेज थी 60%, यानी सदानों और आदिवासियों का मिला करके टोटल 100% था यहाँ पर आबादी झारखंड में। और ख़ासतौर पे 1931 का बात करें, 1931 का बात करें, उससे पहले अगर बात करेंगे तो केवल आदिवासी ही यहाँ पर मूल निवासी के तौर पर रहते थे छोटा नागपुर में। उसके बाद 1931 में, लेकिन जैसे 1981 के जनगणना में आप जाएंगे तो देखेंगे किस तरीके से यहाँ की आदिवासियों की संख्या घटी। जहाँ 1931 में आदिवासियों की परसेंटेज जो थी 40% थी, वही 1981 के जनगणना में देखेंगे तो आदिवासियों की जो जनसंख्या परसेंटेज थी वो थी घट करके 30% हो गई, और सदानों की जो परसेंटेज थी वो हो गई 57% और जो बाहरी आबादी 15% हो गई। ये आदिवासियों के मूलवासियों के जो हक अधिकार पर भी कहीं ना कहीं उनका कब्जा देखा गया है रिपोर्ट की अगर देखेंगे तो। उसके बाद कहीं ना कहीं लगातार आदिवासियों की जनसंख्या घटती चली गई, और अभी वर्तमान में 2011 की जनगणना को देखेंगे तो आदिवासियों की जनसंख्या वही 26.2% होगी, यानी 26% के आसपास है। और इस तरीके से आदिवासियों की किस तरह से जनसंख्या घटी, इस पर भी आज तक सरकार ने कोई भी जांच कमेटी नहीं बैठाई है, और इस पर विशेष जांच होनी चाहिए आखिर जनसंख्या क्यों घट रही है। और अगर मेरे अनुमान के अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे कि आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है उनके ज़मीन से बेदखल, क्योंकि आदिवासी जो होते हैं ज़मीन से जुड़े होते हैं, ज़मीन ही उनका सब कुछ होता है, ज़मीन ही उनका जीवन यापन करने का एक मात्र है। अगर वो बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में वो कहीं ना कहीं व्यापार में उतना सक्सेस नहीं हो पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उन ज़मीन से जो जुड़े हुए आदिवासी हो या फिर कहीं ना कहीं ST SC वे ज़मीन से जुड़ा होने के कारण ज़मीन से जुड़े हुए रहते हैं तो उनकी संख्या भी देखी जाती है, यानी घटती हुई जनसंख्या नहीं देखी जाती है। यही कारण है कि इस बार अबुआ सरकार से उम्मीद है कि आदिवासियों की जनसंख्या क्यों घट रही है इस पर विशेष SIT कमेटी जांच कमेटी गठित करके उस पर रोक लगाएगी। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं जो अबुआ दिसुम अबुआ राज की जो बात करने वाले भगवान बिरसा मुंडा उलगुलान किया था, उसी का असर देखने को मिला कि जयपाल सिंह मुंडा भीमराव अम्बेडकर के संविधान बनाने के समय जयपाल सिंह मुंडा का अहम योगदान था कि उन्होंने 5वीं अनुसूची जैसे कानूनों को वहाँ अहम भूमिका निभाए थे। तो उन्होंने भी 5वीं अनुसूची का वहाँ पर लिखित विवरण दिया था, और जिसके अनुसार ही आदिवासियों के स्वशासन को बचाने के लिए 5वीं अनुसूची उल्लेख किया गया, जो 244 के खंड 1 में उल्लेख है 5वीं अनुसूची। अगर 5वीं अनुसूची की बात करेंगे तो उनके जल जंगल ज़मीन, उनके अधिकार, स्वशासन, तमाम चीज़ों को संरक्षित करने के लिए अनुसूचित क्षेत्र का बनाया गया। फिलहाल झारखंड में अगर देखेंगे तो झारखंड में 12 जिले हैं जहां पर अनुसूचित क्षेत्र को 12 जिलों को अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। लेकिन क्या कुछ स्थिति है आदिवासियों की आप देख ही पा रहे होंगे। और कहीं ना कहीं 6ठी अनुसूची, फिलहाल 6ठी अनुसूची भी आदिवासियों के अधिकारों, जल जंगल ज़मीन से जुड़ाव को बचाए रखने के लिए, उनसे जुड़े रहने के लिए, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए 6ठी अनुसूची भी लागू किया गया है, जो असम, मिजोरम, मेघालय जैसे राज्यों में 6ठी अनुसूची लागू है। और कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि किस तरीके से वहाँ पर अभी भी 6ठी अनुसूची का थोड़ा बहुत सख्ती से इसे पालन होता है। मिजोरम, नागालैंड में जाएंगे तो वहाँ पर 6ठी अनुसूची लागू है, और वहाँ पे
ILP इनर लाइन परमिट है, जो वहाँ पर जब उन क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्रों में आप प्रवेश करते हैं तो आपको एक परमिट लेने की आवश्यकता होती है। लेकिन झारखंड में अनुसूचित क्षेत्रों के जो कानून है, किस तरीके से इस कानून का दरकिनार किया गया, किस तरह से मजाक बना कर रख दिया, किस तरीके से दरकिनार किया गया, साफ देख सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा कि अनुसूचित क्षेत्र है, क्योंकि न ही इस पर सदन में कभी कोई बहस हुआ है, न ही कोई सदन में आवाज़ उठाया है। इस बार उम्मीद है कि कहीं ना कहीं अब वह सरकार जो बनी है, 5वीं अनुसूची, खासतौर पे पेशा कानून 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आने वाले पेशा क्षेत्रों में भी शायद पेशा कानून लागू करेगी सरकार। फिलहाल हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, लेकिन हाईकोर्ट ने फटकार लगाने के बाद भी कहीं ना कहीं पेशा कानून आदिवासियों के स्वशासन व्यवस्था को बचाने के लिए और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए पेशा कानून जैसे कानूनों को बनाया गया है। लेकिन क्या कुछ लागू कर पाया है गवर्नमेंट, अभी आप देख ही पा रहे होंगे, अभी केवल घोषणा पत्र में ही है। आशा उम्मीद है कि इस बार लागू करेगी। CNT SPT कानून, जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जो 11 नवंबर 1908 को लागू हुआ था झारखंड में, लेकिन किस तरीके से दरकिनार किया गया है। जब बिहार नहीं था तब छोटा नागपुर था, और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम था, और उसी के अनुरूप यहाँ के आदिवासी तब से अपनी ज़मीन को बचाने के लिए संघर्ष किए थे। यही कारण है कि भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष के कारण फादर हॉफमैन के द्वारा CNT जैसे कानून का सख्ती से लागू करवाना, और कि अभी भी ये कानून अभी 9वीं अनुसूची में शामिल है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। लेकिन किस तरीके से आदिवासियों की ज़मीन पर किस तरीके से बाहरी आबादी बस रहा है और वह दरकिनार हो रहा है, ये देखना बहुत ही दुखद है। इसलिए कहीं ना कहीं अब वह सरकार झारखंड में बनी है, और ख़ासतौर पे झारखंड में 5वीं अनुसूची क्षेत्र है। यहाँ पर कहीं ना कहीं खुटकटी भी क्षेत्र है। क्या कुछ कानून लागू हो पाती है, कितने कानून लागू कर पाती है, क्योंकि झारखंड में अब वह सरकार से उम्मीद है कि अब वह सरकार कहीं ना कहीं लैंड बैंक जो बनाया गया है, जहाँ पे गैर मजरूआ ज़मीन, सरना मसना जाहिर थान की ज़मीन को जो गैर मजरूआ लैंड बैंक में जो शामिल किया गया था, और उसको कहीं ना कहीं लैंड बैंक को वर्तमान सरकार रद्द करती है, नहीं करती है, क्योंकि लगातार आदिवासी जो हैं लगातार मांग करते आ रहे हैं कि लैंड बैंक को रद्द किया जाए। यही कारण है कि क्या कुछ रद्द कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और दूसरा चीज़ है स्थानीय नियोजन नीति हो गया, फिर CNT SPT को किस तरीके से वायलेशन हो रहा है, और यहाँ पे आदिवासियों की ज़मीन हड़पी जा रही है, लगातार जनसंख्या घट रही है, यहाँ पर पलायन लगातार हो रहा है, उस पर किस तरीके से रोक लगाती है, कैसे रोज़गार से यहाँ के युवाओं को जोड़ती है, कैसे आदिवासियों को मजबूत करती है, कैसे उनको उनके सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करेगी, कैसे उनको कृषि से जोड़ेगी, कैसे उनको रोज़गार से जोड़ेगी, कैसे उनको नौकरी व्यापार से जोड़ पाएगी, ये देखना यह है। फिलहाल झारखंड के 14 मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस बार काफ़ी अग्नि परीक्षा से गुजरने वाला होगा, और कई ऐसे हैं जो उसको काम करना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं अब वह सरकार की जो उन्होंने कहा है, अब वह सरकार है, तो अब वह सरकार घोषित हो पाएगा। क्योंकि अब वह जो शब्द है, ये कहीं ना कहीं आदिवासियों के स्वाभिमान का शब्द है, आदिवासियों के अधिकारों को, उनके कानूनों को पूर्णतः ज़मीन पर लागू करवाने का शब्द है। यही कारण है कि अब वह शब्द आंदोलन के समय एक बार यूज हुआ था, और अभी सरकार बनने के समय यूज हुआ। इसलिए ये देखना जरूरी है कि क्या कुछ यहाँ के झारखंडियों के हित में अब वह सरकार क्या कुछ कर पाती है। फिलहाल जुड़े रहिए, और विशेष फिलहाल के धन्यवाद, जोहार।